अब हम चलते हैं वाटर या इरिगेशन फैक्टर की तरफ। हमारे इंडिया की जो नेक्स्ट जोन एरिया है 141 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से सिर्फ 63.6 मिलियन हेक्टेयर लैंड में इरिगेशन जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी मोस्ट ऑफ द 55% या उससे ज्यादा लैंड जो है वो रेनफेड एरिया है, जहाँ पे कोई भी इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इसकी वजह से हम जानते हैं कि साल में सिर्फ एक ही बार अगर वहां पे क्रॉप लिया जाएगा तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्टिविटी कम, फार्म इनकम कम हो जाएगी, राइट। और हमारा एग्रीकल्चर कभी भी मॉडर्नाइज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी या ग्रॉस जोन एरिया बढ़ाने के लिए इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। आज करंटली हमारे इंडिया में 3 मेन टाइप्स की इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो एग्रीकल्चर में पाई जाती है। फर्स्ट इज कैनाल इरिगेशन, सेकंड इज टैंक इरिगेशन एंड थर्ड इज ट्यूबवेल इरिगेशन। वन बाय वन इरिगेशन सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। कैनाल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन वर्ल्ड का या हमारे इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरिगेशन टाइप्स है, राइट। इवन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप देखें तो इंडस वाटर को डाइवर्जन आप देके कैनाल्स बना के वहां पे एग्रीकल्चर होता था। तो इवन सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इवन इन वैदिक टाइम एंड लेटर वैदिक टाइम में भी जो किंग्स थे वो अलग अलग इस तरह के कैनाल अपने राज्य में बनाते थे। तो कैनाल इरिगेशन हमारे एंशिएंट टाइम से इंडिया में जो है वो डेवलप्ड है। कैनाल ज्यादा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पाई जाते हैं कंपेयर टू साउथ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में फर्टाइल सॉफ्ट रॉक है, कैनाल बनाना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू पेनिनसुला जिसमें हार्ड रॉक्स होते हैं। तो डिगिंग और कैनाल का बनाना डिफिकल्ट होता है। आज की हमारी जो मॉडर्न टाइम्स में जो कैनाल सिस्टम है वो एक्चुअली मल्टीपर्पज या बड़ी एक सिस्टम की एक छोटा सा पार्ट होता है, और वो बड़ी सिस्टम होते हैं मल्टीपर्पज डैम। मल्टीपर्पज डैम यानी किसी डैम बनाने के लिए बहुत ही मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल पर्पज वहां पे काम करते हैं, जहाँ पे सिर्फ इरिगेशन नहीं लेकिन ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन, फिशिंग, इस सारे पर्पज की वजह से किसी डैम का कंस्ट्रक्शन होता है। और इसी तरह डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहां पे एक बड़ा सा रिजर्वायर बना जाता है जहाँ पे पानी स्टोर होता है। वो पानी फिर पास होके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। उसके साथ उसी डैम के पास वहां पे डाइवर्जन सिस्टम लगाई जाती है, यानी कि वो रिवर का पानी डाइवर्ज होके कैनाल में से गुजरते अलग अलग रीजन में पानी देता है। और अलग अलग रीजन में पानी देने के लिए उस पर छोटी छोटी चैनल्स या नेटवर्क ऑफ चैनल्स क्रिएट की जाती है ताकि वो कैनाल का पानी अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन ये इतने सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद आज हम महसूस करते हैं कि कैनाल इरिगेशन इज द लीस्ट एफिशिएंट सिस्टम इन इंडिया। प्रॉब्लम्स क्या है कैनाल इरिगेशन की? सबसे पहले तो कैनाल कितनी एफिशिएंट है वो कैनाल पे नहीं लेकिन उसके रिजर्वायर और उसकी डैम्स पे डिपेंड करता है। उस डैम की कितनी कैपेसिटी है, उस रिजर्वायर की कितनी कैपेसिटी है, उस सारी चीजों पे कैनाल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होते हैं और भी कैनाल्स के, वो है शिल्टिंग का प्रॉब्लम, राइट। रिवर सारा शिल्ट जो है वो लेकर जाते हैं, तो कैनाल में भी वो शिल्टिंग का डिपोजिशन होता है और इसी वजह से कैनाल में भी कंटिन्यूस ड्रेजिंग ऑपरेशन कराना पड़ता है ताकि यानी कि डीसिल्टिंग का ऑपरेशन कराना पड़ता है। अदरवाइज सिल्ट अगर वहां पे डिपोजिट होता रहेगा तो कैनाल की डेप्थ कम हो जाएगी, ओवरफ्लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीपेज के इश्यू भी कैनाल में रहता है क्योंकि अगर वहां पे लाइनिंग नहीं की गई कैनाल के बॉर्डर रीजन में तो सारा कैनाल का पानी नीचे या सराउंडिंग जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो सीपेज हो जाएगा। और उस एग्रीकल्चर लैंड में अगर टॉप लेयर पे पानी के ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, राइट, वाटर लॉगिंग सिचुएशन हो गई तो सॉइल की सैलिनिटी के इश्यूज आएंगे। इसके साथ इवापोरेटिव लॉसेस, क्योंकि इतने बड़े कैनाल नो ओपनली पास होती है तो इवापोरेटिव लॉसेस के भी चांसेस हैं। हमें पता है कि इस तरीके के इवापोरेटिव लॉसेस की वजह से नरेंद्र मोदी ने जो सोलार पैनल से हमारे कैनाल्स के ऊपर गुजरात में लगाने की कोशिश की थी, राइट। इसकी वजह से अगर सोलार पैनल कैनाल के ऊपर है तो इवापोरेटिव लॉसेस भी कम हो गए और सोलार पैनल को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी लैंड चाहिए वो भी कम देनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि कैनाल में इस तरीके की इवापोरेटिव लॉसेस के भी चांसेस रहते हैं, स्पेशली इन अरिड रीजन्स। कैनाल कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट करनी है तो जिस एरिया में से पास होगी उस फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर लैंड का सबमर्जेंस हो जाएगा। फॉरेस्ट बीच में आ रहा है तो फॉरेस्ट का सबमर्जेंस हो जाएगा। उसकी वजह से विलेज के यानी रिहेबिलिटेशन के इश्यूज आएंगे, ट्राइबल के रिहेबिलिटेशन के इश्यूज आते हैं। तो ये भी सारे कैनाल्स के प्रॉब्लम है। प्रोन टू डिस्प्यूट, यानी कहीं पे भी इस तरीके के मल्टीपर्पज डैम्स बन रहे हैं, कैनाल बन रहे हैं, अगर वो रिवर मल्टीपल स्टेट्स में से पास हो रही है तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होने के भी चांसेस होते हैं। अगर ऐसे रिवर इंटरनेशनल रिवर है, कोई और कंट्री से आते हैं तो उस कंट्री के साथ भी डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं, राइट। हमने देखा था किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर डिस्प्यूट होता बिकॉज ऑफ द नीलम रिवर। तो ये सारे हमेशा मल्टीपर्पज डैम या कैनाल्स बनते हैं तो ये सारे इश्यूज हमेशा से जुड़े हुए होते हैं।
एक और एक चीज होती है वो है अंडर यूज ऑफ कैनाल वाटर, यानी कि हमारे इतनी ज्यादा करोड़ों इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कैनाल के वाटर को फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। हमारी टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कैनाल वाटर की अराउंड 90 to 100 मिलियन हेक्टेयर, बट एक्चुअल यूटिलाइजेशन उसका सिर्फ 70 to 80 मिलियन हेक्टेयर है। राइट, गवर्नमेंट चाहती है, उन्होंने एक प्रोग्राम भी इसलिए डेवलप किया जिसे कहते हैं कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट एंकरेज करती है लोगों को कि इतनी बड़ी कैनाल्स बनाइए, डैम्स बनाए, तो उनके पानी को यूज करो। राइट, तो इसके लिए स्पेशली कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाना पड़ा। तो कैनाल के पानी को क्यों लोग यूज नहीं करते और क्यों उसका अंडर यूजेज है? सबसे पहला प्रॉब्लम वाटर सप्लाई। कई बार कैनाल्स में पानी ही नहीं होता तो यूज कैसे करेंगे? राइट, क्योंकि डैम्स अगर एफिशिएंट नहीं है, रेगुलर सप्लाई नहीं है, तो कैनाल्स में पानी ही नहीं रहेगा। सेकेंड चीज, कैनाल में से पानी को यूज करने के लिए अगर कैनाल के इमीडिएट लेवल पे जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स है वो तो डायरेक्टली पाइपलाइन से, ट्यूबवेल से पंप करके पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन उन फार्मर्स का क्या जो कैनाल के लोकेशन से इंटीरियर लैंड में रह रहे हैं, राइट, उनको अगर कैनाल का पानी यूज करना है तो उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पाइपलाइंस जो है वो कैनाल तक लानी पड़ेगी, फिर वहां पे पंप आउट करके पानी वो यूज कर सकते हैं। राइट, तो हर एक फार्मर के पास इतनी फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं होती कि वो इतनी बड़ी पाइपलाइंस अपने फील्ड से कैनाल्स तक लाए, उन्हें पंप आउट करके पानी को यूज करें। तो ये एक रीजन होता है उनकी पॉवर्टी के लिए। दूसरा होता है कि अगर कैनाल के पानी को यूज करना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर का फील्ड होता है, उसमें फील्ड लेवलिंग और फील्ड ग्रेडिंग करनी पड़ती है, यानी पानी जिस सोर्स से आ रहा है उसके हिसाब से पूरा स्लूपिंग करना पड़ता है एग्रीकल्चर फील्ड का, ताकि सारा पानी पूरे फील्ड में स्प्रेड हो पाए। तो ये भी करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, सभी फार्मर्स ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक होती है म्यूचुअल ट्रस्ट का जो है एब्सेंस होना, यानी बाराबंदी सिस्टम। यानी कि बाराबंदी सिस्टम ये होता है कि कैनाल के जो पानी आता है हर एक का अलग अलग सर्कुलर टर्म या टर्न रखा जाता है, यानी कि हर एक रीजन, हर एक फार्मर एक एक करके वो पानी को यूज करेगा। कई बार ये होता है कि जो भी कैनाल के नजदीक इमीडिएट लेवल पे जो भी फार्मर्स रह रहे होते हैं वो इंटर में रहने वाले फार्मर्स को अलाउ नहीं करके कि उनके लैंड में से पाइपलाइन गुजार के वो पानी ले। राइट, कुछ पुरानी दुश्मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कई बार ये ट्रस्ट नहीं होता और जो कैनाल के बॉर्डर पे रहते हैं वो इंटीरियर फार्मर्स को अलाउ नहीं करते पानी लेने के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से भी कैनाल का पानी का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें वो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप कैनाल के पानी का फुल यूटिलाइजेशन करें। फर्स्ट तो गवर्नमेंट ने उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, जो भी उनको फील्ड ग्रेडिंग, फील्ड लेवलिंग करनी है उसके लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके लोन, ये सब कुछ उन्होंने देने के लिए इस प्रोग्राम में उन्होंने तय किया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए जो भी कैनल के पानी का यूज करेगा उसको बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सारी इंप्रूव मेथड, ये सारी सब सिखाई जाएंगी। उसके साथ एग्रीकल्चर क्रेडिट सर्विसेज ये सारी उनको मिलेगी। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको मिलेगा, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेजेस, ये सब करने का वादा किया गया। उसके साथ वहां पे पानी पंचायत बनाने का सरकार ने तय किया, यानी कि जो भी ये पुराने दुश्मनी वाले जो भी फार्मर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नहीं हो रहे हैं यूज करने के लिए कैनाल वाटर, तो पानी पंचायत हर गांव में बनेगी, जिसमें ये सारे वाटर के इश्यूज है वो लोकल लेवल पे वो लोग सॉल्व कर पाए। तो ये था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमें देखा कि किस तरीके की कैनाल आज तक हमारे यहाँ इतनी ज्यादा लेवल पे डेवलप हुई, लेकिन उसका अंडर यूटिलाइजेशन और उसके यूज करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया। ये एक इरिगेशन टाइप थी। दूसरी इरिगेशन टाइप है टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन बहुत ही इंसेंट सिस्टम है, वो स्पेशली साउथ इंडिया में ज्यादा डेवलप हुई है। इस सिस्टम में एक बड़ा सा मैसिव टैंक बनाई जाती है पानी की, अराउंड 3 to 4 एकड़ एरिया की, उससे ज्यादा। इस टैंक में रेन वाटर का पानी वहां पे स्टोर होता है और वहां पे इस रेन वाटर को पानी को वहां पे इरिगेशन के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। राइट, ये ज्यादा पॉपुलर है प्लेट्यू रीजन में या पेनिसुलर रीजन में, क्योंकि मैंने बताया कि पेनिसुलर रीजन में पहले से हार्ड रॉक्स है, कैनाल्स नहीं बन सकती, तो उन्होंने यहाँ पे इस तरीके का उन्होंने इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया, जिसे टैंक इरिगेशन कहते हैं। टैंक बना के उसके पानी को यूज करना है। साउथ इंडिया में ये ज्यादा डेवलप हुई, वहां पे टेम्पल टाउन की सिस्टम है। राइट, उनकी कल्चर में टेम्पल टाउन की सिस्टम है। वहां पे टेम्पल टाउन यानी कि होता है कि बड़ा सा एक टेम्पल होता है, उसके सराउंडिंग पूरे टाउन का डेवलपमेंट होता है। राइट, और उस टेम्पल के बीच में सेंटर में एक बड़ा सा टैंक बनाया जाता है और इस टैंक को कॉमनली मतलब सारे जो आसपास रहने वाले सारे टाउन के लोग, मंदिर,
सब लोग इस पानी का यूज करते हैं, इवन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और इवन फॉर द इरिगेशन पर्पस। उस टैंक में से छोटी छोटी चैनल्स हर एक फील्ड में जाती हुई बनाई जाती है ताकि हर एक फार्मर्स को उस टैंक में से पानी मिलता रहे, राइट। तो ये सारी सिस्टम, टैंक इरिगेशन सिस्टम जो साउथ इंडिया में आज तक यानी बहुत ही इंसेंट लेवल से चल रही है। लोकली कंस्ट्रक्ट यानी राजा जिस एरिया का होता है वो इस तरह के टेम्पल टाउन्स बनाता है, टेम्पल्स विद टैंक एंड एवरीथिंग, और लोकली फिर वो पंचायत होती है वो उसको मैनेज करती है, मेंटेन करती है। ड्राई और सेमी एरिड रीजन होता है वहां पे ये होता है कि इतनी बड़ी टैंक में से इवापोरेटिव लॉसेस के चांसेस रहते हैं। लेकिन टैंक इरिगेशन का यूसेज अब कम होता जा रहा है, राइट। सबसे पहले इतनी मैसिव टैंक बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अर्लियर टाइम में तो राजा थे वो इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब जब ऐसा नहीं है तो पंचायत के पास इतना पैसा नहीं होता, हर एक गांव के पास कोई इतनी मैसिव टैंक का कंस्ट्रक्शन कर सके, राइट। और इसके साथ साथ सेमी एरिड रीजन जहां पर है, ज्यादातर तेलंगाना रीजन है, रायलसीमा रीजन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे रेनफेड रीजन है, फार्मर्स ऑलरेडी पुअर है, तो उनके पास सभी मिल जाए तो भी उनके पास इतना पैसा नहीं आएगा कि बड़े बड़े टैंक्स वो बना पाए। उसके साथ उस बड़ी सी टैंक के मेंटेनेंस का भी उनके पास जो है पैसा नहीं होता है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के प्रति इग्नोरेंस भी, यानी जो भी हमारी इनसे प्रैक्टिस होती है हम कई बार उन्हें जो है डेनिग्रेट या हम सोचते हैं कि वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, ज्यादा बेटर नहीं थी, मॉडर्न प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है, राइट। हमें इग्नोरेंस होता है हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस के लिए, तो इसकी वजह से भी टैंक इरिगेशन का यूसेज अब कम होता जा रहा है। लेटेस्ट इरिगेशन प्रैक्टिस ट्यूबवेल इरिगेशन, ये सबसे कन्वीनियंट सिस्टम है, सबसे चीप सिस्टम है, सबसे अफोर्डेबल सिस्टम है। कहीं पे भी आपको पता हो कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिजर्व है, कहीं पे भी ट्यूबवेल लगा दो, पानी ले लो, कोई इवोपरेटिव लॉसेस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई वहां पे सबमर्जेंस ऑफ लैंड नहीं होगा, राइट। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बनाने के लिए नहीं चाहिए। कम इन्वेस्टमेंट में हर एक फार्मर्स अलग अलग तरीके से ट्यूबवेल इरिगेशन कर सकता है, राइट। कोई सीपेज के भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होता। लेकिन ट्यूबवेल इरिगेशन के इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ट्यूबवेल इरिगेशन यानी जब भी कोई ट्यूबवेल लगाता है तो उसको एक फॉल्स इंप्रेशन आती है कि अंडरग्राउंड वाटर तो अनलिमिटेड है और मुझे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पानी मिलता जाएगा, और इसीलिए जब भी ट्यूबवेल लगाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी का एक्सट्रैक्शन होता रहता है, यानी ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर वहां पे होता है, और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है। और जब ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, सराउंडिंग रीजन में जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उसको पानी मिलता बंद हो जाएगा और सारा रीजन सूखा पड़ता जाएगा, राइट। ट्यूबवेल्स का और एक प्रॉब्लम है कि एक तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी और डीजल की सब्सिडीज देती है, और इसकी वजह से भी ट्यूबवेल्स का यूजेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इरिगेशन, सारी तीनों इरिगेशन की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 1950-51 के दौरान कैनाल्स का 40% यूजेज हो रहा था इरिगेशन में, 50 to 70% टैंक्स का यूजेज होता था, और ट्यूबवेल्स का अराउंड 30%। लेकिन अगर आप 2009-10 की बात करें तो कैनाल का इरिगेशन का जो यूजेज था 40% से कम होके 30% हो गया, टैंक्स का 50 to 70% कम होके सिर्फ 4% रहेगा, बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो गया। ट्यूबवेल जो 30% अराउंड यूजेज था, आज मोर देन 60% हमारा इरिगेशन ट्यूबवेल से होता है, राइट। तो ये देख सकते हैं कि इससे ट्यूबवेल इरिगेशन होने की वजह से क्या क्या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस क्या है, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स या मल्चिंग या सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये सारी प्रैक्टिसेस इन ट्यूबवेल इरिगेशन या कैनाल इरिगेशन से ज्यादा हमें इस तरीके की सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। एक थी निरंजन, जिसके तहत इंडिया में वाटरशेड डेवलपमेंट का स्प्रेड किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया वाटरशेड डेवलपमेंट के अंडर में लाया जाएगा। दूसरी स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उस योजना के तहत जो भी स्टॉल या जो भी रुक गए ऐसे स्मॉल और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट को ज्यादा से जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके की 2 इंटरिम बजट में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। क्रॉप, मेजर क्रॉप सीड्स के बारे में हमने देखा, लैंड के क्या क्या इश्यूज है और उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। उसके बाद इरिगेशन, यानी 3 टाइप के इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, क्या प्रॉब्लम्स है उनके, और उसके अलावा क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इरिगेशन के लिए किया है, ये हमने वाटर सेक्शन में देखा। अब हम चलते हैं सॉइल के न्यूट्रिशंस के फैक्टर की तरफ। सॉइल के न्यूट्रिशंस उसको कहां से किस तरह से मिलता है। एक तो एयर में से उसे कार्बन ऑक्सीजन मिलता है, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
सॉइल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर उसके मैक्रो हैं। उसके अलावा आयरन और एक्सेट्रा सारे न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें पता है कि सबसे ज्यादा 3 मिनरल्स सॉइल को जरूरी होते हैं या क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जरूरी, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, एनपीके, राइट। उसका आइडियल रेशियो होना चाहिए 4:1, लेकिन ज्यादा ही एमोनिया यानी यूरिया पे सब्सिडी होने की वजह से आज ये रेशियो 8.2, 4.21 यानी ओवर यूजेज ऑफ यूरिया हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा रेशियो बन चुका है, राइट। ज्यादा से ज्यादा इस तरह के यूरिया का यूज करने की वजह से, यानी कि जरूरत से भी ज्यादा अगर यूरिया यूज होता है तो उसकी वजह से कई सारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, राइट। सबसे पहले तो इस तरह का यूरिया का ओवर प्रोडक्शन जब भी होता है, राइट, फर्टिलाइजर कंपनी को उनको ज्यादा फायदा में तो सब्सिडी जल्दी मिल जाती है और जितना सब्सिडाइज होता है फार्मर्स भी उसी को यूज करने के लिए ट्राई करते हैं, राइट। ज्यादा से ज्यादा यूरिया का यूज होने की वजह से जो अदर न्यूट्रिएंट्स है उनके फर्टिलाइजर्स जो है वो निग्लेक्ट हो गए और उसकी वजह से सॉइल में भी जो बैलेंस होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का वो इम्बैलेंस हो चुका है। नाइट्रेट का पॉल्यूशन भी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ यूरिया। इसके लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की, राइट। इस स्कीम के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मोबाइल वैन्स या हर एक अलग अलग जो लैब्स के तहत अलग अलग फार्म की जो सॉइल होती है उसको टेस्ट करेगी। उस स्टेट्स के हिसाब से उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उन्हें कौन कौन से क्रॉप्स करने हैं तो उसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसे ऐड करने पड़ेंगे, उस सॉइल की क्या पीएच वैल्यू है, क्या वाटर रिटेंटिविटी कैपेसिटी है, फर्टिलिटी कितने, ये सारी चीजें उन्हें उस कार्ड में दी जाएगी। और ये सारी जो स्कीम है या उस तरीके की टेस्टिंग है वो 3 साल तक साइक्लिक रेगुलर फैशन में किया जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रॉब्लम क्या है, यानी कि हम जो ये ओवर यूज ऑफ यूरिया कर रहे हैं या जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हमें इकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट। एक तो इतने ज्यादा केमिकल्स यूज करने की वजह से जब ये सॉइल में एक्सेसिवली ऐड होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर में चले जाता है या फिर बारिश की तरह से वो अगर रिवर में, पॉन्ड में पहुंचते हैं या समंदर में पहुंचते हैं तो उस तरह के वो वाटर का भी पोल्यूशन करते हैं, राइट। जब समंदर में पहुंचते हैं यूट्रोफिकेशन होता है यानी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट का समंदर में आना और उसकी वजह से अल्गल ब्लूम होती है यानी कि अल्गलाई पूरे वाटर के सरफेस लेयर पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ जाती है। नीचे के मरीन जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती और वो मर जाते हैं। उसके साथ हाई नाइट्रेट अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में होता है तो स्टमक कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर किसी सॉइल में ह्यूमस नहीं है, राइट, उसके ऑर्गेनिक मैटर नहीं है जो उसको सॉइल को मॉइस्चर देता है और ऐसी सॉइल में अगर एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है तो वो सॉइल का टॉप लेयर हार्ड हो जाता है और लॉन्ग टर्म में ऐसी सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है केमिकल फर्टिलाइजर्स के। इसीलिए गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्म और इसके लिए इंटरिम बजट में एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी जिसे कहते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के तहत गवर्नमेंट केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड का यूज को डिस्करेज करना चाहती है और फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करती है कि वो बायो फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, इस तरीके की एग्रीकल्चर फार्मिंग को प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करें, राइट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी क्रॉप रोटेशन करें, मल्चिंग करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, राइट। तो इस तरह की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना इंट्रोड्यूस की गई। ग्रीन मैन्योर यानी कि ये जो पूरा हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा हम कौन से बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, तो एक है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में ये होता है कि जब भी कोई भी क्रॉप उसे फार्मर को कल्टीवेट करना है उससे पहले ये सन हेम्प या गुआर के प्लांट को उगाया जाता है, फिर वो जब पूरा मैच्योर हो जाए उसे काट दिया जाता है, उसी प्लांट को वहां पे उस लैंड में पूरी तरह फैला के रख दिया जाता है। जब वो ड्राई हो जाए उसी प्लांट को फिर प्लाउइंग करके उसे जमीन के नीचे बो दिया जाता है। अब ये प्लांट, ये गुआर का प्लांट जमीन के नीचे जब जाएगा उसका डिकम्पोजिशन होगा तो नेचुरल वे में सॉइल को वो नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करता है, राइट। इसके साथ साथ जो वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट्स उगते हैं वो वीड्स को भी डिस्करेज करता है। लीचिंग प्रोसेस जो मिनरल्स डाउनवर्ड मूवमेंट करता है उसे भी डिस्करेज करता है। तो इस तरह की गुआर को उगा के उसको भी इस तरह की मल्चिंग की जाए तो भी हमें नेचुरल वे में हमें न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल सकता है। उसके अलावा एक टेक्निक इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में ये होता है कि एक मिक्सचर होता है जिसमें अर्थ फॉर्म्स और उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल या
एग्रीकल्चर के जो वेस्ट प्लांट्स है, वेस्ट होता है, उसको मिलाया जाता है। इससे ये होता है कि जो भी अर्थवर्म्स है धीरे धीरे उन सारे वेजिटेबल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं और वो पूरा जो वेजिटेबल वेस्ट होता है वो पूरा एक ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है, जो बहुत ही रिच होता है कार्बन में, ऑर्गेनिक मटेरियल में, राइट। मॉइस्ट होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच, वाटर सॉल्युबल होता है और फिर ये पूरा मिक्सचर को एज अ फर्टिलाइजर लैंड में मिलाया जाता है। तो ये होता है वर्मी कंपोस्ट। उससे ये होता है कि सॉइल की एरेशन बढ़ती है, क्योंकि अर्थवर्म के साथ ही वो पूरे मटेरियल को सॉइल में डाला जाएगा। अर्थवर्म जो है सॉइल के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को डिकम्पोजिशन करते जाएंगे तो सॉइल का एरेशन बढ़ेगा। जितनी एरेशन बढ़ेगी एयर में से उसकी इतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्लस एरेशन होगा तो और भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको भी फायदा होगा। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जितना उसका डिकम्पोजिशन उतना होता है, क्ले कंटेंट सॉइल में बढ़ेगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। प्लांट्स के रूट का भी ग्रोथ वर्मी कंपोस्ट से बढ़ता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, राइट। वर्मी कंपोस्ट को बनाना और यूज करना बहुत ही अफोर्डेबल है। सिर्फ अर्थवर्म्स को इकट्ठा करके फिर उसमें सिर्फ वेजिटेबल वेस्ट या कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट उसमें डाल दो और वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही चीप वे में बन सकता है। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर या इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रोसेस है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस तरह के वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस भी यूज की जाती है। क्रॉप्स हो गए, लैंड हो गया, वाटर यानी इरिगेशन, न्यूट्रिशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारी एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन।